हेलो एवरीवन, दिस इज सीए गौतम खुराना। और आज की क्लास में हम लोग बच्चे एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम जैसे आपकी स्क्रीन पे मेंशन है, दिस इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बच्चे बहुत एक एलिमेंट्री सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है जो सीए फाउंडेशन के करिकुलम में है। अब आप कहोगे क्या इतना इजी चैप्टर एग्जाम में पूछा जाता है? तो यस, पूछा गया है एग्जाम में। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इजी सा चैप्टर है। मुझे लगता है कॉमर्स वाले जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चैप्टर 11th में पढ़ा हुआ है, और वही काफी सारी चीजें वैसी ही हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको। तो अगर आपको याद हो, हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, या फिर मैं उन स्टूडेंट से बात करूं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? अगर आपको याद हो, अकाउंटिंग जो स्टेजेस होती है, स्टेजेस में हम लोग सबसे पहले जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर आपको याद हो, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पहले पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टार्ट विद द अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग स्टेज जो होती थी वो जर्नल एंट्रीज वाली होती है, या जिसमें हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। अगर रिकॉर्डिंग स्टेज की बात करें, तो जिसमें हमने रिकॉर्डिंग स्टेज पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग स्टेज में हमने क्या किया, हमने जर्नल एंट्रीज की बात करी है। क्लासिफिकेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, हम लेजर्स बनाते हैं। और समराइजेशन स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट होता है, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। बट अगर मैं बात करूं, हम लोग जब लेजर बनाते हैं, लेजर और फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले बीच में एक स्टेटमेंट बनती है जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आई एम सेइंग स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये क्या करती है? चेक करती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की क्या हमने लेजर्स जो बनाए हैं वो अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं है। मतलब इसमें मुझे चेक करना है कि मेरे जो मतलब लेजर अकाउंट्स बने, जो मैंने लेजर पोस्टिंग की है, क्या उनकी कैलकुलेशन ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली मैं ट्रायल कर रहा हूँ। ट्रायल करना मतलब आप भी जैसे ट्रायल क्लास लेते हो ना, तो ट्रायल क्लास में आप चेक करते हो। तो बेसिकली वी आर चेकिंग द ट्रायल, वी आर चेकिंग और ट्रायलिंग द बैलेंसेस ऑफ लेजर। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ट्रायल ले रहे हैं। हम किसका? बैलेंस का ट्रायल कर रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे जो बैलेंसेस निकले, जो डिफरेंट लेजर्स जो हमने बनाए थे, उन डिफरेंट लेजर से जो हमारे बैलेंस आ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। एक ट्रायल बैलेंस का एक स्टेटमेंट है, prepared with the debit and credit balances of ledger to test arithmetical accuracy। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे arithmetical accuracy चेक कर रहा हूँ। बेसिकली ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि arithmetical accuracy ऑफ बुक्स। यहाँ पर वो बुक्स की बात किसकी कर रहे हैं? लेजर की। कि क्या मैंने लेजर जो बनाए हैं, क्या वो लेजर ठीक बन रहे हैं, मतलब ठीक बने हैं, मुझे ये चेक करना है। आगे देखो क्या लिखा है, द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द वेरियस लेजर बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। मतलब फाइनल अकाउंट या फाइनल स्टेटमेंट जो आपकी बनती है, उसके लिए क्या तैयार करता है? एक बेसिस तैयार करता है। क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनानी शुरू करते हो, उससे पहले आप चेक कर लेते हो कि क्या लेजर्स ठीक बने हैं या नहीं बने। अगर कोई गलती है तो पहले वो गलती ढूंढ ली जाए। आप बेसिक चीज समझो बच्चे, अगर मैं लेजर्स बनाने के बाद सीधा फाइनल अकाउंट्स बना दूं, तो फाइनल अकाउंट्स तो यूजर्स को जाते हैं, एंड यूजर्स को बाहर जाते हैं। अब उसमें कोई गलती हुई तो फिर प्रॉब्लम आएगी ना। या फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पता चले आपके तो लेजर्स इनकरेक्ट थे, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले हम एक चेकिंग कर रहे हैं कि क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या नहीं है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। बस ध्यान रखना, ओनली द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। इट इज द कंक्लूसिव प्रूफ दैट कि आपका सब कुछ अकाउंटिंग ठीक हुआ है, आपके लेजर्स ठीक हुए हैं। जैसे हम रेक्टिफिकेशन में भी पढ़ते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर जाता है तो भी माना जाता है कि आपकी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे एरर ऑफ फुल ओमिशन, प्रिंसिपल एरर, या हो सकता है कि आपने एरर ऑफ कमीशन भी पॉसिबल है, या फिर कंपेंसेटिंग। अब आप कहोगे चारों एरर, ये चारों एरर पॉसिबल है। पार्शियल ओमिशन नहीं पॉसिबल, फुल ओमिशन पॉसिबल है। कमीशन में हो सकता है मैंने अमाउंट ही, बेसिकली जब मैंने जर्नल एंट्री बनाई तो हो सकता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैंने अमाउंट गलत लिखा हो, तो लेजर में तो गलत पोस्टिंग होगी। तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा तो इट मींस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। बट 100% एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस है, आपके सारी चीजें ठीक हुई हैं, ये नहीं कह सकते। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन जो हुई है वो ठीक हुई है। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? बेसिस बनाता है किसके लिए? फाइनल अकाउंट्स के लिए, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और बैलेंस शीट के लिए। इफ इट टैलीज, इट मींस द अकाउंट्स आर अर्थमेटिकल एक्यूरेट, बट सर्टेन एरर्स कौन कौन सी होती हैं? आपकी प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है अभी रिमेन, मतलब अभी डिटेक्ट ही ना हुई हो।
दूसरा आपका एरर ऑफ फुल ओमिशन भी हो सकता है। एरर ऑफ फुल ओमिशन के बाद एक और एरर होती थी, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन पॉसिबल है, बट सारी एरर ऑफ कमीशन नहीं, बट कुछ एरर ऑफ कमीशन, जैसे मैंने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, राम के पैसे मैंने डेबिट ऑफ श्याम में लिख दिए, राम के डेबिट में लिखते हैं बट मैंने श्याम के डेबिट में किया, तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच करेगा, तो इस केस में ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है बच्चे, एरर में स्टिल रिमेन्स अनडिटेक्टेड, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू केयरफुली जनरलाइज एंड पोस्ट द एंट्रीज, द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर अकाउंटिंग। ठीक है जी, फॉलोइंग द रूल्स फॉर अकाउंटिंग। ठीक है जी, आप जो अकाउंटिंग रूल्स है उनको फॉलो करें। अब नेक्स्ट क्या है, दी फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता कैसे, आपको कैसी उसकी पिक्चर दिखती है। सबसे पहले हम पहला कॉलम बनाते हैं सीरियल नंबर का, फिर हम लिखते हैं लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट मतलब उसका नाम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं आपको कौन सा, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ जैसे मैं लिखता हूँ बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट में उस लेजर का नाम लिखूंगा जितने मैंने लेजर्स बनाए होंगे। ठीक है, नंबर 1 डाल के मैं लेजर अकाउंट लिखूंगा। अब लेजर का या तो डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। एक बात बताओ, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखता है, क्रेडिट साइड में दिखता है मतलब बाय बैलेंस सीडी हो, तो वो डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट होता है। दिखता क्रेडिट में है, बाय बैलेंस सीडी होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और अगर टू बैलेंस सीडी होगा तो वो कौन सा होगा, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। मतलब क्लोजिंग बैलेंस अगर मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस सीडी, तो इट मींस क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर मैं बाय बैलेंस सीडी लिख रहा हूँ तो इट मींस डेबिट साइड ज्यादा है, वो बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस डेबिट जगह में लिखते हैं, क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस के बारे में आप लोग कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। A trial balance is prepared on a particular date. किसी पर्टिकुलर डेट पे बनता है, which should be mentioned at the top. जो ऐसे देखो मैंने लिखा भी है, ट्रायल बैलेंस एज एट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एज ऑन मतलब पर्टिकुलर डेट पे आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। बच्चे ध्यान रखना, जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे बनेगा। अब क्या ट्रायल बैलेंस जनरली ईयर एंड पे बनता है? यस, ईयर एंड पे ही बनता है। अब मैं आपको तो ट्रायल बैलेंस ना, ये मैनुअल अकाउंटिंग के जमाने की बात हो रही है। आज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जमाने में मैं ट्रायल बैलेंस बनाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो मेरा सॉफ्टवेयर है मुझे ट्रायल बैलेंस बना के देता ही है। ये मैनुअल अकाउंटिंग के जमाने में तो ट्रायल बैलेंस डेट पे बनता था। और ट्रायल बैलेंस बनाना चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन मंथली भी बना सकती है, क्वार्टरली भी बना सकती है, हो सकता है वीकली वो चेक करे कि क्या लेजर्स ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या हो सकता है ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे बनाना मैं बोलूंगा कि एक बार चेक करोगे तो हो सकता है उस टाइम पे गलतियां एक साथ सारी आ जाएंगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो तो अपना ट्रायल आपको क्या करना चाहिए, मंथली चेक करता रहना चाहिए। बट आज के मैनुअल अकाउंटिंग में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। अब आज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आपका ट्रायल खुद ही मिल जाता है आपको बना बनाया। Next, a trial balance is prepared on a particular date, which should be mentioned at the top. In the second column, the name of account is written. Second column में हम क्या करते हैं, name of account लिखते हैं. In the fourth column of the trial balance, so debit side of account concern or the debit balance if any is entered. और next column में हम क्या लिखते हैं, मतलब जिनके debit balance है वो यहाँ लिखते हैं, जिनके credit balance है हम यहाँ लिखते हैं। आगे है द टू कॉलम्स आर टोटल है लास्ट में एट द एंड, और लास्ट में आप क्या करते हो, टोटल कर देते हो। द फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, जो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम है, नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर सीरियल नंबर होते हैं और यहाँ पर एलएफ तो हम लिखते नहीं, एलएफ छोड़ देते हैं। एलएफ प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, हमारे लिए एलएफ का कोई यूज नहीं होता। एलएफ बेसिकली होता क्या है, एलएफ होता है आपका लेजर फोलियो, मतलब वो पेज नंबर जिसमें मैंने उस लेजर को बनाया है, लेजर का पेज नंबर होता है। ठीक है, तो अब हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली। अब हमारे रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब मेरे कौन से रूल्स हैं जिनके बेसिस में मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। ट्रायल बैलेंस आप समझ रहे हो, डेबिट में लिखना है, क्रेडिट, इसके कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आपको बेसिक चीज याद रखना है, आपने मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 अकाउंट पढ़े थे। कौन कौन से, कैपिटल, लाइबिलिटी, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद एसेट, मैं अगर बात करूं रेवेन्यू, मतलब कैपिटल, लाइबिलिटी, अब एसेट, और फिर एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये आपके लेजर्स होते हैं जो आपने बेसिकली बनाते हैं। तो इन लेजर्स की बात करो तो इन लेजर्स में जो ये वाला लेजर होता है कैपिटल का, लाइबिलिटी का और जो रेवेन्यू होते हैं, इनके बैलेंस तो क्रेडिट होते हैं। और जो कौन से होती हैं, एसेट्स होती हैं, और जो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस या लॉसेस, इनके बैलेंस क्या होते हैं, इनके डेबिट होते हैं। बस यही ध्यान रखना होता है आपको कि लेजर जो आपने बनाए हैं वैसे भी उनके बैलेंस कहाँ दिख रहे होंगे आपको, इन सबके बैलेंस आपको डेबिट साइड में टू बैलेंस ईडी करके दिख रहे होंगे, और इनके बैलेंस आपको जनरली कहाँ दिखते हैं, इनके आपको बाय बैलेंस ईडी करके दिख रहे होते हैं। और बाय बैलेंस ईडी का मतलब क्या होता है कि इनके बैलेंस डेबिट बैलेंस है। तो आप क्या है लिख रहे हैं बच्चे, व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस द फॉलोइंग रूल शुड बी टेकन इनटू केयर। पहला, the balance of all assets account, expenses account, losses और drawings and cash and bank balance, इनको कहाँ लिखना है, अपने डेबिट कॉलम में लिखना है। ठीक है, ये सारे डेबिट में आते हैं।
कुछ चीजें और बता देता हूँ जो आपको डेबिट में ही लिखनी है, जैसे परचेजेस का बैलेंस। अगर आपके पास परचेजेस है तो परचेजेस को आपने कहाँ लिखना है, आपने डेबिट में लिखना है। मैं डेबिट की बात कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न आपको कहाँ लिखनी है, आपको डेबिट में लिखनी है। एक मैंने आपको बात करी थी जीएसटी, जीएसटी हम पे करते हैं तो जीएसटी में हमारे क्या होते हैं, कुछ बैलेंस होते हैं। एक इनपुट जीएसटी होता है और एक आउटपुट जीएसटी होता है। इनपुट जीएसटी जो होता है उसके पैसे मुझे लेने होते हैं, याद है आपको। जीएसटी भी होता है, एक सीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, जिसमें सेंटर के पास ही जाता है पैसा। तो यहाँ पर अगर बात करूं मैं आईजीएसटी का, अगर बैलेंस दिया हो, अगर इनपुट जीएसटी है कोई सा भी हो, इनपुट जीएसटी का अगर बैलेंस है तो वो एसेट होता है, ये मुझे लेना होता है तो इसलिए एसेट होगा। बट अगर आउटपुट जीएसटी तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। इनपुट जीएसटी कोई सा भी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो, इंटर स्टेट जो सेल होती है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो फिर हम कौन सा टैक्स लगाते हैं, फिर हम आईजीएसटी लगाते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी रेट चलती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसके बाद बच्चे अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट है बैलेंस जो क्रेडिट में आते हैं, द बैलेंस ऑफ ऑल, ये तो फर्स्ट पॉइंट ही हो गया। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, द बैलेंसेस ऑफ ऑल लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटी जो होती है उनके बैलेंस क्या होते हैं, लाइबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। इनकम के, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सारे के सारे क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। प्रॉफिट देखो क्रेडिट है, कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट कॉलम में लिखी जाती है। इसके अलावा सेल्स क्रेडिट में लिखी जाती है, और आउटपुट जीएसटी, सेल्स एंड आउटपुट जीएसटी का अगर कोई बैलेंस दिया हुआ है तो वो आपको कहाँ लिखना है, वो आपको क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली। बेसिक चीजें क्या है बच्चे, कि जब भी मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस में मुझे क्या करना है, मुझे कुछ आइटम डेबिट में लिखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बना के देता हूँ आपको ट्रायल बैलेंस का, कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ तो पहली बात, मैं ट्रायल बैलेंस के टॉप पे लिखता हूँ ऐसे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस हमेशा एज एट डेट बनता है तो एज एट वो डेट डालनी है। अब आपको ऐसे लिखना है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, रुपीज, रुपीज, एक कॉलम एलएफ का, एक आपको कॉलम बनाना है किसका, पहला सीरियल नंबर का, और फिर आपको कॉलम बनाना है किसका, पर्टिकुलर्स का। ठीक है, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स बोल दो या फिर नेम ऑफ अकाउंट लिख दो, नेम ऑफ अकाउंट, जो आपका अकाउंट नेम है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसेट जो होगा, एसेट अकाउंट जो होंगे सारे वो कहाँ लिखे जाएंगे, वो डेबिट में लिखे जाएंगे। नंबर 2, आपकी बात जो एक्सपेंसेस की होगी, खर्चों की होगी, खर्चे भी सारे कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट में लिखे जाएंगे। नंबर थ्री अगर मैं बोलूँ तो कैपिटल कहाँ लिखी जाएगी, कैपिटल हमेशा कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट में। और फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूँ लाइबिलिटीज कहाँ लिखी जाएंगी, तो लाइबिलिटीज आपकी ये भी कहाँ लिखी जाएंगी, क्रेडिट में लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लाइबिलिटीज के बाद आपकी रेवेन्यू, रेवेन्यू आइटम्स कहाँ आएंगे, रेवेन्यू आइटम्स आपकी ये भी क्रेडिट में आएंगी। ठीक है, रेवेन्यू के बाद 6 पॉइंट में क्या आएगा, 6 पॉइंट में अगर मैं बात करूं आउटपुट जीएसटी, अगर कोई आउटपुट जीएसटी है तो वो आपको कहाँ लिखना है, वो आपको क्रेडिट में लिखना है। लाइबिलिटी होती है, टैक्स देना होता है, आउटपुट टैक्स का मतलब ही मुझे देना है। इनपुट जीएसटी मतलब मैंने कुछ माल खरीदा उसमें मुझे जीएसटी मिला है तो ये मैं सरकार से वापस मांगता हूँ, ये क्लेम करता हूँ। और मैं कुछ ये अकाउंट्स बता रहा हूँ बच्चे जो आपको कॉमनली यूज होते ही होते हैं। परचेजेस डेबिट में आती है, ठीक है, हमारे एक्सपेंस होते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9 पॉइंट, परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, ये हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। 10वां नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा, सेल्स भी क्रेडिट होती है। और जो सेल्स रिटर्न होती है वो हमारी सेल्स रिटर्न कहाँ जाती है, सेल्स रिटर्न हमारी डेबिट में, सेल्स रिटर्न डेबिट। और फाइनली इसका टोटल कर देता है और टोटल मैच करता है, तो इसका मतलब है आपका लेजर, मतलब जो लेजर पोस्टिंग है वो सारी ठीक हुई है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आपकी बन रही है। ऐसा माना जाता है कि अर्थमेटिकली आपने प्लस माइनस में तो कोई गड़बड़ नहीं की। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये आपको मुझे लगता है बात समझ आ गई, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते ही क्यों हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बच्चे देखो मैंने हाईलाइट भी किया, बोल्ड करके लिखा हुआ है कि 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। पहला तो आपके सामने ही है, चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब आपने जो अकाउंटिंग एंट्रीज की है, जो लेजर पोस्टिंग की है, वो सारी की सारी ठीक है, मतलब समराइज, मतलब वो जो आपने चेकिंग हो जाती है। आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है,
Trial balance enables ones to establish whether the posting and the other accounting process have been carried out without committing arithmetical error. In other words, the trial balance helps to establish the arithmetical accuracy of the books. मतलब ट्रायल बैलेंस मेरे को हेल्प करता है कि क्या मैंने कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं किया। तो अगर मैंने अर्थमेटिकल एरर नहीं किया इट मीन सब कुछ ठीक है, मतलब वो मैच कर गया तो सब कुछ ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। मैंने अभी भी बोला कि ट्रायल बैलेंस मैच करना आपकी जो एक्यूरेट अकाउंटिंग का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, ओनली जस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है कि आपका अर्थमेटिकल कोई मिस्टेक नहीं हुआ। नेक्स्ट है बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये मुझे लेजर्स के समराइज बैलेंस देता है, सबकी समरी लास्ट में देता है। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिलती है, मुझे फाइनली फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट्स आप समझते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर आप बोलो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपने देखो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर भी पढ़ते हो तो उसमें ट्रायल बैलेंस ही दिया होता है। एनपीओ में रिसीट्स एंड पेमेंट होता है, बट एनपीओ में भी ट्रायल बैलेंस बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। The trial balance form the basis for preparing financial statement such as income statement मतलब trading and P&L and balance sheet. The trial balance represent all transactions relating to different accounts in summarized form for a particular period. In case the trial balance is not prepared, it will be almost impossible to prepare financial statement to know the। तो सबसे पहले आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है समरी लेजर, मतलब आप ऐसे देखो, हम लोग बोलते हैं कि जर्नल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जो मिक्स होती जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि भाई मेरे पास किसी भी लेजर की समरी है, जैसे मेरे पास परचेज अकाउंट का फाइनल बैलेंस आता है 2 करोड़, तो इसका मतलब 2 करोड़ की परचेजेस करिए। लेकिन अगर मेरे पास परचेज रिटर्न का बैलेंस आता है 50 लाख, तो इसका मतलब मैं 2 करोड़ का माल खरीद के 50 लाख का वापस कर रहा हूँ। तो ये बता देता है कि कहीं ना कहीं मैं परचेजेस गलत कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ना कोई कौन सा भी गुड्स उठ कर आ जाता है जो मुझे नहीं चाहिए होता, तो या फिर उनकी क्वालिटी खराब होती है, उससे मैचिंग हो जाती है। सेल्स और सेल्स रिटर्न अगर सेल से कंपेयर करो वो 20% 25% आ रही है, तो इसका मतलब मेरा माल अच्छा नहीं है, तो मेरा माल वापसी आ रहा है वो ज्यादा है। तो लेजर की ना समरी मिलती है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स आपके जो पर्पस जो होते हैं वो फुलफिल होते हैं ट्रायल बैलेंस से। पहला, आपकी एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है। दूसरा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के बाद आपके पास क्या होता है, बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास तभी बनेगी जब आपके पास फाइनल मतलब ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है समरी लेजर्स होता है। अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के जो मेथड्स होते हैं वो कितने मेथड्स हैं वो समझते हैं। 3 मेथड होते हैं, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड और एक होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है बैलेंस मेथड से बनाया। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, बैलेंस मेथड। जैसे मैं एक लेजर बनाता हूँ, सपोज एक लेजर कोई सा भी बना देता हूँ, जैसे मैं कैश अकाउंट बनाता हूँ, कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट में बना रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। लेजर ऐसे ही बनता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ मतलब जनरल फॉर्म, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ठीक है। जैसे मैं इसमें ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ, जैसे ट्रांजेक्शन है कैपिटल आने की, तो टू कैपिटल अकाउंट 25,000, टू सेल्स 30,000, और इधर है बाय परचेजेस, में डेट नहीं लिख रहा, आप समझो, बाय परचेजेस अकाउंट, ये है आपका 15,000। और फिर उसके बाद बाय एक्सपेंसेस की पेमेंट है, ये है आपकी 20,000। तो आपके पास जो टोटल बैलेंस जो बच रहा है 55 में से अगर बात करो, इधर का टोटल 55 है, जबकि इधर का टोटल कितना है, इधर का टोटल है 35। अगर बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस कितना बच रहा है मेरे पास, अगर मैं बात करूं बैलेंस जो बच रहा है, तो बैलेंस बच रहा है कितना, 20,000 रुपए का बैलेंस। अगर पहले मेथड की बात करो जो बैलेंस मेथड है, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड है, अगर मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस बनाने के मेथड्स में लिखूं, तो मेथड्स जो अगर हम बात करें, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के मेरे 3 मेथड है बच्चे, 3 मेथड से मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। पहले मेथड को मैं क्या नाम देता हूँ, फर्स्ट मेथड को मैं नाम देता हूँ बैलेंस मेथड, जो कि यूजुअली यूज होता है, सबसे ज्यादा यही मेथड यूज होता है क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट है। एक होता है टोटल मेथड,
जिसमें हम टोटल ऑफ लेजर्स को यूज करते हैं। एक मेथड होता है बच्चे जिसको बोलते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड, जिसमें टोटल भी आएगा और बैलेंस भी आएगा। ठीक है, ठीक। अगर मैं बात करूं, मैं टोटल मेथड को यूज कर रहा हूँ, टोटल मेथड को यूज कर रहा हूँ, टोटल, अगर मैं टोटल मेथड की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं टीबी बना रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, तो मैं टोटल मेथड से अगर बनाऊंगा, टोटल मेथड से, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेजर का बैलेंस लिखूं, उनके टोटल लिखूंगा, डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के। अभी तो मैंने आपको जो बताया है इस तरीके से जब मैंने बनाना सिखाया, तो बेसिकली मैं आपको ट्रायल बैलेंस जो बता रहा हूँ वो मैं बैलेंस मेथड से बता रहा हूँ। बेसिकली जनरली टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं तो ट्रायल बैलेंस जो बताते हैं तो बैलेंस मेथड से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये बैलेंस इधर आता है, बैलेंस जब मैं बोल रहा हूँ बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब बैलेंस ही बनेगा ना। लेकिन एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं ये आ गया डेबिट और क्रेडिट। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं कैश अकाउंट में डेबिट का टोटल कितना है, डेबिट का टोटल है 55,000 और क्रेडिट का टोटल है कितना, क्रेडिट का टोटल आ रहा है मेरा 35,000, ये लिखूंगा। और डेबिट क्रेडिट का बैलेंस नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली वैसे बैलेंस तो बीच आते हैं बट मैं बैलेंस नहीं करूंगा, इस मेथड में बैलेंस नहीं करता। लास्ट में मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही करेगा। अभी तो मैंने एक ही लेजर लिखा है, अब बाकी लेजर्स को भी देखोगे जब सारे लिखोगे, बट ये टोटल होता है, इसमें आप डेबिट भी लिखते हो क्रेडिट भी लिखते हो, बट ये जनरली यूज नहीं होता क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, आपको बैलेंसेस चाहिए होते हैं, तो वो बैलेंसेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए जनरली बैलेंस मेथड यूज होता है। इसमें क्या होगा, बैलेंस मेथड में जब टीबी बनेगा, बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक लेजर का बैलेंस उठा के लिखते हैं, जो बैलेंस आता है वो लिखते हैं, मतलब जो फाइनल बैलेंस मेरे पास आएगा मैं उस बैलेंस को लिखूंगा। ये टीबी जो बनेगा, ट्रायल बैलेंस जो बनेगा मेरा, इसमें क्या लिखूंगा, कैश का बैलेंस लिखूंगा, डायरेक्टली मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है, हर एक लेजर का मैं बैलेंस उठा के लिखूंगा, जो बैलेंस शीट इस लेजर का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, मैं 20,000 उठा के लिखूंगा। और अगर मैं बात करूं मेथड नंबर 3 की, ये मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 की बात करूं तो तीसरे वाला जो मेथड है, इसमें हम लोग टोटल एंड बैलेंस मेथड, हम टोटल 7 कॉलम बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाले कॉलम मिस कर दिए, मतलब आप बनाना चाहो तो बना दो, बेसिकली इनका रोल नहीं होता। आप देखो टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड में क्या होगा बच्चे, टोटल एंड बैलेंस मेथड में होता है, आप क्या करते हो, आप 7 कॉलम बनाते हो, मतलब इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर, फिर वही नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ अकाउंट, फिर उसके बाद एलएफ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर टोटल्स आते हैं और यहाँ बैलेंस आता है, तो दोनों ही एक साथ ले लेते हैं। तो दोनों मेथड्स मतलब दो फ्लेवर्स को एंजॉय करते हैं, बट ये भी मैं बोलूँ कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बैलेंस भी लिखते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग ज्यादातर बैलेंस मेथड यूज करें। इसमें क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट लिखेंगे, पहले तो इनके टोटल्स लिखेंगे कितने हैं, 55,000 और 35,000, और फिर उसके बाद बैलेंसेस में जाके मैं इनके बैलेंस लिखता हूँ, इसका बैलेंस कितना है, 20,000 है, यहाँ कुछ नहीं। तो हमारे पास 3 मेथड है बच्चे, इसमें हमारे को टोटल 7 कॉलम बनाने पड़ते हैं, और इसमें मुझे कितने कॉलम बनाने हैं, इसमें 3 और 2 5, बाकी सब में 5-5, इसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसमें टोटल भी लिखते हैं। फाइनली आपको बताऊँ ये सारे मैच करेंगे, ये दोनों डेबिट क्रेडिट मैच करते हैं, ये और इन दोनों का टैली होना आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ होता है। तो ट्रायल बैलेंस आपको समझ आ रहा है बच्चे। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस का रोल क्या होता है, कभी कभी सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। तो हम आगे बात करते हैं अपने थ्योरी की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये क्या होता है, थ्रू सस्पेंस अकाउंट। मतलब कई बार ना ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अर्थमेटिकल गलती की हुई है। अब उस गलती को ढूंढे, यस ढूंढने में टाइम तो लगेगा, तो हम क्या करते हैं फॉर टाइम बिंग उसको मैच करा देते हैं, और वो मैचिंग किससे होती है, वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होती है। तो आप देखो क्या लिखा है, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री आफ्टर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स including the cash in bank, and also errors are not located timely, और गलतियां मिली नहीं है, then the trial balance is tallied by transferring the difference of debit and credit side to an account known as suspense account। उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस थ्रू एडजस्टेड कर दिया, हमने मैच करा दिया, बाद में गलती मिलती जाएगी उसको ठीक करते जाएंगे। दिस इज टेम्परेरी अकाउंट ओपन टू प्रोसीड फर्दर, मतलब आगे बढ़ना, अब गलतियां नहीं मिल रही, हमने एफर्ट्स भी कर ली फिर भी नहीं मिल रही, तो हम टाइमिंग अब आगे का काम तो चालू करें, फिर सस्पेंस अकाउंट को फिर क्लोज करते हैं बाय डिटेक्टिंग द एरर्स। और आपने जब आप पढ़ते हो रेक्टिफिकेशन का तो आप उसमें देखते हो कई बार मुझे एरर्स फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले मिल जाती हैं, समटाइम मुझे गलतियां फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद मिलती है, मतलब अगले साल में जाके मिलती हैं। तो यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दिस इज टेम्परेरी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये अकाउंट टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होता, एयर बुक्स में कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा। तो टेम्परेरी अकाउंट है, ओपन टू प्रोसीड फर्दर
टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है कि लिमिटेशंस क्या होती है, कि ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशंस क्या है। कह रहा वन शुड नोट दैट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। मैंने अभी ये बात बोली। इन अदर वर्ड्स, इन स्पाइट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस सम एरर्स में रिमेन, हो सकता है कुछ गलतियां अभी भी रह गई हैं। These may be of following types। पहला, transaction has not been entered at all in journal। आपने कोई एंटर किए नहीं, मतलब आप एक ट्रांजेक्शन को जर्नल में ही नहीं चढ़ा रहे हो, मतलब आपने ट्रांजेक्शन लिखी नहीं, तो ट्रायल बैलेंस तो वैसे ही मैच करता है। मतलब ये अगर आपको याद है, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में बोलते हैं एरर ऑफ फुल ओमिशन। A wrong amount has been written in both column of journal। आपने जर्नल करते हुए मतलब 500 के लिखे 5000 दोनों में, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, तो ये तो गलती आगे चलेगी चलेगी। और रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन इन जर्नल, आपने गलत अकाउंट यूज कर लिया, राम के बदले शाम का, परचेज के बदले फर्नीचर का, ऐसा कर दिया तो पॉसिबल आपका ट्रायल बैलेंस मैच करे। एन एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर, मतलब आपने लेजर में कंप्लीट पोस्टिंग ही नहीं करी, मतलब आपने ना तो डेबिट की पोस्टिंग करी ना ही आपने क्रेडिट की पोस्टिंग करी, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर सकता है। एंड एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस इन लेजर, और आपने लेजर में क्या किया, 2 बार पोस्ट कर दी, तो 2 बार पोस्ट करने पे भी क्या हो सकता है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच, इसको बोलते हैं एक एंट्री 2 बार लिख दी, तो डुप्लीकेसी ऑफ एंट्री होगी, डुप्लीकेट 2 बार एंट्री होने पे भी ट्रायल बैलेंस मैच। ये वो गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस मैच होने पे भी मैच करती हैं। वो कह रहे हैं आगे क्या कह रहे हैं, स्टिल द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज वेरी यूजफुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रायल बैलेंस से कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, पर्पस सॉल्व हो रहा है, बट कुछ कमियां हैं, कमियां तो सभी में होती हैं, तो ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन फिर भी हम ट्रायल बैलेंस की यूजफुलनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा क्या करना चाहिए आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस को गो थ्रू कर लेना चाहिए। क्या, विदाउट इट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वुड बी डिफिकल्ट, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, बात समझ आ रही है। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे जो टॉपिक है थियोरेटिकल पार्ट, वो आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो आपको डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस अकाउंट है, स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, ये ट्रू फॉल्स में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। स्टेटमेंट होती है किसकी, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, और वो भी किस बात के लिए, टेस्ट टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स, बुक्स मतलब लेजर जो बनाए। और ट्रायल बैलेंस का मैच करना प्रूफ नहीं होता कि आपकी सारी की सारी अकाउंट्स में एक्यूरेसी है, हो सकता है उसमें कोई गलतियां रह गई हो। ये ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड पॉइंट्स है, मैंने बताया था कैसे बनता है, रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ, कौन सी चीज कहाँ आती है, डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं बनाऊं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2016। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पर हमने लिखना है इन द बुक्स ऑफ, क्या वैसे लिख देता हूँ, ट्रायल बैलेंस ऑफ, किसका नाम क्या है, अनुराधा ट्रेडर्स, अनुराधा ट्रेडर, ठीक है, अनुराधा ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस है, वो भी कब, एज एट 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को है। तो मैं अगर बात करूं 31 मार्च 16 को मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, यहाँ पर रेड पेन यूज कर लेता हूँ। कॉलम कितने बनते हैं, 5 कॉलम बनते हैं, बैलेंस मेथड से बनाते हैं ज्यादातर, आप भी बैलेंस मेथड से ही बनाएं, अगर कुछ ना लिखा हो और बैलेंस ही दिए होते हैं, टोटल जब तक आपको ना पता हो तब तक आप ऐसा ना करो। तो यहाँ पर सीरियल नंबर फर्स्ट आएगा, सीरियल नंबर आएगा यहाँ पर आपका, सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद LF और फिर डेबिट क्रेडिट, और ये भी किसमें, रुपीज में, डेबिट इन रुपी, क्रेडिट इन रुपी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, सबसे पहले अगर बात करूं, सबसे पहला सीरियल नंबर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल डेबिट में या क्रेडिट में, कैपिटल कहाँ लिखते हैं बच्चे, आप मुझे बताएं कैपिटल कहाँ लिखते हैं, कैपिटल कहाँ लिखते हैं, कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं, 1 लाख रुपए। रूल्स मेरे बेसिक रूल्स है, ध्यान रखना, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंसेस और एसेट्स ये हमेशा डेबिट में आएंगे। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स आपकी रेवेन्यू होती है, सेल्स आ गया 166, ये भी क्रेडिट में आएगा। फिर परचेजेस, परचेजेस का बैलेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन आपके पास है, परचेजेस, परचेजेस है मेरे पास 1.5 लाख रुपए, परचेजेस का बैलेंस है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए की परचेजेस है। फिर उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, सेल्स का अपोजिट होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है आपका परचेजेस अकाउंट। और फिर इसके बाद है बच्चे
सेल्स रिटर्न कितना है 1000। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चे, सेल्स रिटर्न के बाद नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना आपके पास, डिस्काउंट अलाउड है 2000। ये खर्चा होता है, लॉस है, डेबिट में आएगा। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस कितने, एक्सपेंसेस हमारे 10,000, ये यहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। फिर ट्रेड रिसीवल, ये तो डेटर्स है, एसेट है। ट्रेड रिसीवल हमारी क्या होते हैं, एसेट्स होती है। डेटर हमेशा एसेट, डेटर पैसे लेने होते हैं ना हमने, ये 75,000 है, ये डेबिट में आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, फिर आपके पास ट्रेड पेबल, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल्स है आपके, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, ट्रेड पेबल्स है 25,000। ट्रेड पेबल्स है 25,000। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 9 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएंगे कितनी, 15,000। ठीक है। फिर उसके बाद 10th है कैश एट बैंक एंड इन हैंड। कैश इन बैंक आपके पास ये एसेट होती है, डेबिट साइड में आता है। कैश इन हैंड एसेट्स है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी एसेट होती है, इसलिए डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, ये तो इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बच्चे 1500, ये इनकम होती है, क्रेडिट में आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चे, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट है एक है इंश्योरेंस पेड। तो नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड कितना है, ये है खर्चा है, इंश्योरेंस पेड खर्चा होता है। ठीक है ना। अगर ड्रॉइंग लाइफ इंश्योरेंस होती तो फिर ड्रॉइंग्स होता, ड्रॉइंग्स भी डेबिट में आते हैं, ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो मैं लिख देता हूँ, अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हुए ड्रॉइंग्स लिखेगा तो ड्रॉइंग्स भी आप कहाँ लिखोगे, ड्रॉइंग्स आप डेबिट साइड में लिखोगे। प्रोप्राइटर के ड्रॉइंग फॉर्म में पैसे लेने होते हैं, ये नेगेटिव कैपिटल की तरह पैसे वापस लेने, तो ये ड्रॉइंग्स डेबिट में आता है। वैसे अभी तो ये इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंसिव, बट अगर ये प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस होती तो भी मैं क्या करता, तो मैं इसे टैक्स की तरह डील करता और डेबिट में लिखता, यहाँ तो एक्सपेंस की तरह डील करा, तो 2,500 आएगा। अब आप इसका टोटल कर लो, देखो बच्चे टोटल कितना आ रहा है आपका, टोटल बहुत इजी से चैप्टर है और एग्जाम में आया भी हुआ। ये टोटल है बच्चे आपका 1,00,000 प्लस 160, नहीं 166 है, तो 266 डायरेक्टली कर दो, 266 प्लस 25,000 प्लस 1,500, तो ये हो गया 292,500। मतलब ये हमारे लेजर बैलेंस की एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात करता है। आगे चेक करूं मैं कितना आ रहा है, नेक्स्ट है मेरा, इधर आएगा कितना 1,50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 37,000 और प्लस 2500, तो ये हो गया 2,92,500। तो ये मेरा लेजर का टोटल आ गया 2,92,500, ये फाइनली मेरा बैलेंस मैच कर। ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और अगर किसी क्वेश्चन में मैच ना करे, पहले तो आप अपनी कैलकुलेशन एग्जाम में चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि मैच ना करे तो सस्पेंस अकाउंट, मैच ना करे एक बार चेक करो, और मैच कराने के लिए फाइनली आप क्या कर दो, आप इसमें क्या डाल दो, आप इसको मैच कराने के लिए आप इसमें क्या डाल दो, सस्पेंस अकाउंट डाल दो, अगर मैच नहीं कर रहा है तो। और एक छोटी सी मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, नोट, if suspense account, oh sorry, if trial balance not tally, trial balance not agreed or tally, then use सस्पेंस अकाउंट। तो आप सस्पेंस अकाउंट को यूज करें, एक बार चेक कर लें अपनी कैलकुलेशन कहीं गलती तो नहीं करी आपने, देन यूज सस्पेंस अकाउंट टू मैच ट्रायल बैलेंस। तो आप ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए आप जो एग्रीड बैलेंस मैच कराने के लिए ऐसा करें। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 बच्चे याद रखना कि ट्रायल बैलेंस में कभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम परचेजेस में से एडजस्ट करते नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते, बट एक इसके साथ एक वो लिख रहा हूं, बट इफ परचेजेस आर
बट इफ परचेजेस आर एडजस्टेड, अगर परचेजेस एडजस्टेड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो एडजस्टेड परचेजेस आर एडजस्टेड परचेजेस, देन शो क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। इन जनरल नहीं दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ही पार्ट होता है, तो ट्रायल बैलेंस में हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाते। बट अगर परचेजेस एडजस्टेड है, परचेज एडजस्टेड का मतलब मैंने एक एंट्री पास कर दी है अपनी बुक्स में, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो मतलब मैं उसको परचेज में से एडजस्ट कर चुका हूँ, फिर आप इसको दिखा सकते हो परचेज, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉग्नाइज करने की दो एंट्री होती है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। अगर मैं बोल रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, इट मीन परचेज में से एडजस्ट हो चुका है, तब आप इसको यूज कर सकते हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। तो पहली बात आपको क्या नहीं लेना, आपको पहली बात तो ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा एग्जाम में भी तो सस्पेंस अकाउंट यूज करें। दूसरा, आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और इनपुट मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी वाले रिलेटेड जो इनपुट होते हैं वो कहाँ आते हैं, वो एसेट्स में, और आउटपुट कहाँ आते हैं आपको, वो लाइबिलिटी में। ठीक है जी, चलो अब आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मैक्सर्स प्रयाग, जो प्रयाग है, फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2018। प्रयाग का बनाना है आपको, ठीक है। तो हाँ जी, देखो इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसमें कैपिटल अकाउंट कितना दिया बच्चे, 1,25,000, फर्नीचर एंड फिटिंग 6400, मोटर कार 62,500। इसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस इसमें कैसे बनेगा, इसका ट्रायल बैलेंस जरा चेक करें किस तरीके से इसका ट्रायल बैलेंस बनेगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आप ऐसे भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, इस तरीके से भी बनता है। कभी कभी आप ऐसे भी देखोगे, आपको ऐसे भी ट्रायल बैलेंस दिखेगा। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे यहाँ क्रेडिट बैलेंसेस लिखेंगे। इस तरीके से भी ट्रायल बैलेंस की प्रेजेंटेशन दी जाती है। और ये आ जाएगा रुपीज, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एज एट जो डेट है 31/5/2018, ठीक है। इस तरीके से भी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, डेबिट वाला डेबिट को क्रेडिट। फाइनल अकाउंट्स बनाते थे तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा इधर, 1,25,000 क्रेडिट में आएगा, कैपिटल इधर आती है। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो फर्नीचर इधर आ जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये इधर आ जाएगा। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में कितना होगा, क्या आ जाएगा, 6,400। फिर उसके बाद मोटर कार, मोटर कार आपकी एसेट होती है, डेबिट में आएगी 62,500। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है बच्चे, 75,000 की बिल्डिंग, वो आ जाएगी। फिर उसके बाद डेटर्स, टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स कितने आपके, टोटल डेटर्स की फिगर है 38,000। फिर इधर टोटल क्रेडिटर्स है, जो क्रेडिट, लाइबिलिटी याद रखना, लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, इधर क्या आता है, एक्सपेंसेस एसेट्स, ठीक है ना, और डेबिट में। फिर उसके बाद लॉसेस, एक्सपेंसेस बोल दो, एक्सपेंसेस और लॉसेस, फिर डेबिट में। टोटल क्रेडिटर्स कितना बच्चे, ये आपका है 25,000 का टोटल क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद है बच्चे आपका बैड डेट, बैड डेट है 1,250। फिर उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक है 34,600, ये 1/4/2017 का। परचेजेस, वो भी इधर ही आएंगे। परचेजेस कितनी आपकी, परचेजेस हैं 54,750। और फिर उसके बाद है इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सारे यही आते हैं 3,000। और फिर उसके बाद आउटपुट यहाँ आता है, आउटपुट सीजीएसटी जो सेंट्रल जीएसटी होता है, ये आपका है 1,500, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया होगा, फिर सेल्स दी हुई है, सेल्स आ जाएगी, यहाँ पर सेल्स आ जाएगी 154,500।
उसके बाद बैंक आपको क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, कितना 28,500 ये क्रेडिट में आएगा। परचेजेस रिटर्न आपकी वो यहाँ आएगी, परचेजेस रिटर्न है 1250। फिर उसके बाद कमीशन क्रेडिट है, कमीशन क्रेडिट क्या आ जाएगा 3750। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न वो यहाँ आएगी, सेल्स रिटर्न है 2000। नेक्स्ट उसके बाद बचे एडवर्टाइजमेंट, वो भी यहाँ आएगी, डेबिट में आती है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इधर ही आएगी। और फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ गई, और एडवर्टाइजमेंट कितनी है 2500, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के बाद इंटरेस्ट डेबिट है, इंटरेस्ट अकाउंट जो डेबिट का है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट का है कितना 1180। फिर उसके बाद कैश, कैश 6500 रुपया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड टैक्स ये कितना बचे 12,500। फिर उसके बाद है सैलरीज, सैलरीज कितनी है, सैलरीज है 40820, ठीक है, ये सैलरीज आ गई आपके पास। और फिर उसके बाद है आउटपुट, आउटपुट SGST, देखो गवर्नमेंट को टैक्स देने होते हैं, ये आउटपुट यहीं पर ही आ जाएगा, ये 1500, ठीक है ना। बैंक आपको क्रेडिट दिया हुआ है, तो बैंक क्रेडिट का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब इसका टोटल कर दो, देखो टोटल कितना है, इसका टोटल देखते हैं, टोटल कितना आ रहा है बच्चों, यार आपका सबसे पहले 6400, इधर का टोटल है 6400 प्लस 62,500 प्लस 75,000 और प्लस आपका 38,000 प्लस 1250 प्लस 34,600 प्लस आपका 54,550, ठीक है, प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 2500 प्लस 1180 और प्लस 6,500 प्लस 12,500 प्लस 40,820, तो टोटल आ गया 3,41,000। इधर का टोटल आ रहा है 3,41,000, ठीक है। इधर का टोटल भी देख लेते, इधर का कितना आ रहा है 1,25,000 प्लस 25,000 प्लस 1,500 और प्लस आ रहा है आपका 1,54,500, ठीक है। 1,54,500 के बाद प्लस कितना जोड़े हम इसमें 28,500 प्लस 1,250 प्लस 3,750 प्लस 1,500, तो 3,41,000 टोटल आ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मुझसे, इसमें बस आपको ही ध्यान रखना कौन सा डेबिट में आता है कौन सा क्रेडिट में आता है। जो डेबिट वाला है वो डेबिट में, जो क्रेडिट वाला है वो क्रेडिट में, और अगर नहीं टैली कर रहा तो फिर सस्पेंस अकाउंट से आपको मैच करा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन देखो, और कौन सा क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन नंबर 3 तो लगभग ऐसा ही है, 3 भी ऐसा ही है, 4 भी ऐसा ही है, और फिर रह गया आपका कौन सा, एक 5 करते हैं, ये आई के स्टडी मैट से, इसको एक बार देख लेते हैं। Sir, one of your client, Mr. Singhania, has asked you to finalize the account, finalize his account for the year ended 31st March 2016. Till date, he himself recorded the transaction in the books of account as basis for audit. Mr. Singhania furnished the following statement. उसने स्टेटमेंट दिया आपको, कैपिटल उसने ठीक डाली है, ड्राइंग्स भी ठीक डाला है, लीज होल्ड भी प्रीमाइसेस भी सेल ठीक डाले हैं, सेल्स भी ठीक डाली है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर गलत डाल दिया, ड्यू फ्रॉम कस्टमर तो डेबिट में आना चाहिए। मतलब आप ऐसे मान के चलो बच्चे कि आपके एग्जाम में जो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आएगा तो ऐसा आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस वो आपको गलत बना, एक तो सिंपल जो मैंने अभी कराया क्वेश्चन कि एक तो क्वेश्चन ये हो गया जिसमें ट्रायल बैलेंस ही कह रहा है कि वो बना हुआ, एक होता है जिसमें आपको वो ट्रायल बैलेंस गलत बना के दे रहा है और वो क्या कह रहा है कि आप इसको सही करो, तो इसमें मुझे ट्रायल बैलेंस को ना सही करना है। तो सही कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रीड्राफ्ट करना है ट्रायल बैलेंस जो गलत है, तो यहाँ पर रीड्राफ्ट करना है मुझे, रीड्राफ्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, रीड्राफ्ट करना है मुझे, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है उसको ढंग से बनाना है जो कि गलती है। एज एट 31st मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का होगा।
डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं सीरियल नंबर और एलएफ, एलएफ के कॉलम की कोई जरूरत नहीं है वैसे, सीरियल नंबर और फिर इधर नेम ऑफ अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं मैं इसमें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर वन, पहले नंबर पे मैं लिखूंगा इसमें सिंघानियास कैपिटल। तो सिंघानियास कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट पहला आएगा, वो तो उसने ठीक लिखा है 1556। फिर उसके बाद नंबर टू है ड्राइंग, सिंघानियास ड्राइंग, ड्राइंग्स कितनी है वो उसने ठीक ही लिखी है 564, ये डेबिट में ही आते हैं, ड्राइंग्स तो ठीक आ गई। थर्ड नंबर पे क्या है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, ये कितने आते हैं 750। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ है सेल्स 2750। फिर उसके बाद ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये डेटर्स है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, और ये आ जाएंगे डेटर्स, ये कितने बच्चे 530, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक करना है, 530। फिर उसके बाद सिक्स, परचेजेस ठीक साइड पे लिखी हुई है, परचेजेस जहां आनी थी वहीं आनी, परचेजेस आ रही है 1259। ठीक है, फिर उसके बाद सेवन, परचेजेस रिटर्न, ये गलत लिखी है, परचेजेस रिटर्न कहाँ जाएंगे, ये जाएगी इधर क्रेडिट में 264। फिर उसके बाद क्या, लोन फ्रॉम बैंक, ये ठीक लिखा है, लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी होती है, लोन फ्रॉम बैंक मुझे कहाँ लिखना है, लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 256। नाइन्थ, नाइन्थ है उसके बाद बचे ट्रेड पेपर, ट्रेड पेपर ये मुझे कहाँ लिखना है, ट्रेड पेपर ये लाइबिलिटी है, बीपी क्रेडिटर ही होते हैं 528, ये भी गलत लिखे, ठीक है आपके सामने डेबिट में लिखे, इसको ठीक करना। टेंथ, टेंथ में क्या है बच्चे, टेंथ है आपका ट्रेड एक्सपेंसेस, ये है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस आपका आ रहा है कितना, ट्रेड एक्सपेंसेस है आपके 700, ये डेबिट में आएंगे, खर्चे सारे डेबिट में होते हैं यार। फिर उसके बाद कैश एट बैंक 226, बिल्स पेबल गलत दिए हुए हैं, डेबिट में नहीं आते, बिल्स पेबल क्रेडिट आते हैं, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेबल में क्रेडिट में डालूंगा, कितने के बिल्स पेबल 100 के, ये मैं क्रेडिट में डालूंगा। फिर उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ये कितने बचे 600। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज कितनी, ये ओपनिंग है 1/4/2015, ये कितनी आएगी 264, ये डेबिट में आएगी। फिर उसके बाद 15 रेंट, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स कितना 463, और फिर 16 सेल्स रिटर्न जो है, सेल्स रिटर्न ये आपका कहाँ आएगा, ये डेबिट में आएगा 98। अब जरा इस अकाउंट को, अब आप इसको टोटल कर लो, फाइनल टोटल कितना आएगा चेक करो, फाइनल टोटल में चेक करूँ कितना होगा बच्चे, देखो जी इसका टोटल करें, देखो कितना आ रहा है इधर का 564 प्लस डेबिट का कर देते हैं, प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264, ठीक है, और प्लस 463 प्लस 98, ठीक है, ये टोटल आ गया आपका, टोटल भी देखो सेम ही आ रहा है 5454, ठीक है, उधर भी देखो यही आ रहा होगा 1556, मेरे ख्याल से सेम ही आएगा, क्योंकि नहीं आएगा तो आपको फिर सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा, 264 और 256 और फिर 528, तो इसके बाद 100, तो ये भी वही आ रहा है 5454, ये आपका फाइनल ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल सा चैप्टर आपके सामने, देखो एलिमेंट्री सा चैप्टर है, कुछ खास तो इसमें करना नहीं आपको, डेबिट वाला डेबिट में करना है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, बस ध्यान रखना लास्ट में मैचिंग होनी चाहिए, नहीं होगी तो आपको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आपको मैच करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं मेरे ख्याल से, क्वेश्चन नंबर 6 जो है
वो आपका बच्चे लेजर बना, पहले लेजर बनाने फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हो, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में जर्नल एंट्रीज और लेजर में सिखा चुका हूँ। तो आपने वैसे भी 11th में किया हुआ है, तो आप इसमें जर्नल के बाद लेजर आप बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, जो कि जिसमें गलत ट्रायल बैलेंस बना उसको ठीक करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्योंकि बेसिकली इस क्लास में मैं आपको लेजर नहीं पढ़ाना चाहता, मैं ट्रायल बैलेंस से आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैंने वो पढ़ाया तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो आज हम ट्रायल बैलेंस की बात ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में है ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस, और वो भी कौन सी डेट का, एज एट 31 मार्च 2030। पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है। LF भी बनता है, वो बनाना चाहो बना दो। देखो इसमें भी ट्रायल बैलेंस आपको गलत ही बनेगा। अब बुक कीपर एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2013, उसमें भी फर्नीचर कुछ चीजें गलत डाली है, कुछ सही डाली है। वो क्या कह रहा है आपको, स्टेट द एरर गिविंग रीजन और रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। पहले हम रीड्राफ्ट करते हैं, फिर मैं एरर्स की भी बात करूंगा। सबसे पहले रीड्राफ्टिंग करते हैं। रीड्राफ्टिंग में देखो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है फर्नीचर का। नंबर 1 फर्नीचर, आपके पास फर्नीचर, नंबर 1 फर्नीचर, फर्नीचर आएगा बच्चे सबसे पहले आपका। फर्नीचर, फर्नीचर कितना आएगा डेबिट में, 20,000 रुपये, ठीक है। फर्नीचर के बाद नंबर 2 क्या आएगा, नंबर 2 आएगा कैपिटल, कैपिटल आएगी 2 लाख, ठीक है, वो क्रेडिट में आएगी। थर्ड आपके क्या आएंगे, डेटर्स आएंगे, डेटर्स आएंगे 2 लाख, और फिर उसके बाद फोर्थ स्टॉक आएगा, स्टॉक 1/4/2012, और याद आएगा 1,04,000, ये आ जाएगा स्टॉक। फिर उसके बाद आएगा फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आएंगे 80,000, ये क्रेडिट में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्स ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस 50,000, ठीक है। सेवेंथ है आपका सेल्स, सेल्स कितनी, 8,58,000, ये क्रेडिट आएगी, रेवेन्यू, रेवेन्यू क्रेडिट में आते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन में गलती क्या है आपके ना, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें दिया हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मुझे यहाँ पर नहीं लेना, ट्रायल बैलेंस में नहीं लेना होता, इसलिए देखो आप गलती तो ये आ रही है। तो वेजेस की बात करें, वेजेस, वेजेस कितना, वेजेस आ रहा है 30,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मुझे नहीं लेना, क्योंकि मुझे परचेजेस के बारे में नहीं पता कि वो एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है, तो मैं अनएडजस्टेड मानता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं देता। नेक्स्ट टाइम मशीनरी मुझे गलत दी हुई है, यहाँ क्रेडिट में दी है, वो मशीनरी डेबिट में आती है, 50,000 की मशीन डेबिट में, ठीक है। और परचेजेस देखो 6,25,000 की, 6,25,000 की परचेजेस है, तो यहाँ पर मैं 10वां पॉइंट क्या डालूंगा, परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट के थ्रू ये आ जाएगा मेरा परचेजेस, और 6,25,000 में से, ठीक है, 6,25 की परचेज, ध्यान रखना 6,25, ठीक है। और फिर वाइफ लोन है टू द बिजनेस, वाइफ लोन टू बिजनेस, वाइफ का लोन तो लाइबिलिटी होगी ना, वाइफ लोन, वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, और ये गलत लिखा हुआ है, डेबिट में लिखा है, ये कहाँ आएगा, ये क्रेडिट में है, लाइबिलिटी साइड है, ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बनेगी। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा बच्चे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड आपका कितना, 4,000 का डिस्काउंट अलाउड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आएगा आपका, ड्रॉइंग्स है आपकी 45,000 की ड्रॉइंग्स है। फिर उसके बाद 14 मोटर वैन, देखो इसमें ड्रॉइंग्स गलत दिया था, ड्रॉइंग्स आपको क्रेडिट में दिया था, ड्रॉइंग्स डेबिट में आता है, 60,000 में। इस क्वेश्चन की गलतियां क्या क्या है बच्चे, रीड्राफ्टिंग में एक तो ड्रॉइंग्स गलत है, आप एरर्स भी लिख सकते हो, आप पहले लिख सकते हो ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज डेबिटेड, पहली गलती। यहाँ पर दूसरी गलती आप क्या लिख सकते हो कि परचेजेस, ठीक है, वाइफ लोन जो दिया हुआ है इट इज अ लाइबिलिटी, तो ये क्रेडिट में आएगा, और ड्रॉइंग्स गलत है, वो डेबिट में आएगा, मशीनरी गलत है, मशीनरी क्रेडिट में नहीं आता।
और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता अनलेस परचेजेस क्या मेरी एडजस्ट करके दूं। अब मैं टोटल कर लेता हूँ मेरा फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है। देखो जरा फाइनल बैलेंस कितना मैच कर रहा है, देखो जरा टोटल आ रहा है मेरा टोटल करो तो 20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,04,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, ठीक है, प्लस 50,000 और प्लस 6,25,000, ठीक है ना, और प्लस मेरे पास 4,000 और प्लस आ जाएगा 45,000 और प्लस 60,000, ठीक है। 11,88,000 का टोटल आ रहा है फाइनल, 11,88,000 का टोटल। और उधर कितना आ रहा है टोटल मेरे पास, तो आ रहा है 2 लाख प्लस मेरे पास 80,000 प्लस 8,58, ठीक है, और प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा 50,000, टोटल आ गया 11,88,000, 11,88, ठीक है ना, 11,88,000 टोटल आ गया, ठीक है जी। इसको टोटल को मैच करा दिया हमने। तो अभी तक कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना कर रहा हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने क्या करना है, आपने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको मैच कराना है। वो सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में भी हो सकता है और क्रेडिट साइड में भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये चैप्टर बहुत ईजी था, मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हो और एग्जाम में आया भी होगा। 5-6 नंबर का एग्जाम में आ जाता है। तो आप किसी चैप्टर को मतलब वैसे तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की कैटेगरी में है, बट सीए फाउंडेशन कोर्स है तो फाउंडेशन में आपसे बेसिक चीजें कुछ भी पूछी जा सकती है। देखो बच्चे कुछ भी आपसे रेक्टिफिकेशन, इवन जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन भी पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे। मैंने पहली इंट्रोडक्शन क्लास में बोला था कि आईसीआई के एग्जाम को आप प्रिडिक्ट ना करें, आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो कोर्स में है। कुछ भी पूछने का मतलब ये नहीं कि वो कहीं से भी पूछ लेंगे, जो आपके स्टडी में है, जो आपके सिलेबस में है। ऑलमोस्ट जो आईसीआई के स्टडी मैट में हमने सारा कुछ कवर किया है, तो वो सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है जी। बट ये चैप्टर में कम वेटेज रखता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में नहीं रखता। आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी आपको पता है, फाइनल अकाउंट्स, कंसाइनमेंट, जिनमें से रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एवरेज ड्यू डेट हो गया और अकाउंट करंट हो गया, डीआरएस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैटेगरी में। तो ये चैप्टर इजी सा एक एलिमेंट्री सा चैप्टर, ठीक है। अब अगली क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चे, अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं।